Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the chapter from trade to territory, and under this chapter, we have discussed the various ways which were adopted by the East India Company to expand its rule. The various methods, the various ways adopted by the company to annex the territory of Indian states. And in this way, we have seen that with Hyder Ali and his son Tipu Sultan, who were the king of Mysore, the company was involved in direct conflict, and other than this, company was also involved in direct conflict with Marathas. And besides, we see that the company did not opt for military action. The company adopted many other ways, like this provision of subsidiary alliance was done. Then we see that this claim to paramountcy was there. Then doctrine of lapse was there. All these were there only to annex the territories of India. And in this, we have seen that from 1757, when War of Plassey was held, in which Sirajuddaulah was defeated, तो 1757 से लेकर के हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो कंपनी का टेरिटरी है वो बढ़ता जाता है, एक्सपैंड होता जाता है इंडिया के अंदर. और इसी के साथ साथ टेरिटरी एक्सपेंशन के साथ साथ हम देखते हैं कि उन्होंने एक न्यू एडमिनिस्ट्रेशन को भी इंडिया में सेटअप किया. दे सेटअप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. सेटिंग अप न्यू administration in India. अब इसमें हम क्या देखते हैं कि उस समय जो इन्होंने स्टार्ट किया था अपने पावर को, जो फर्स्ट फैक्ट्री और फर्स्ट जिन टेरिटरी को जिसको इन्होंने अपना एनेक्स किया, दैट वाज बंगाल. तो बंगाल जो था वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ पावर था. अदर देन बंगाल, Madras and Bombay were also important centers of power because of their locations, because these cities were coastal cities and the company was in India only for the purpose of trade. तो ट्रेड जो था वो कोस्टल सिटीज़ से ही होना था, इसलिए कोस्टल सिटीज़ जो थे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. एंड एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास ऑल्सो कि दिस इज़ द रीज़न why Delhi was not given important place in the before 1857. ठीक है. When in 1857 this revolt, Sepoy mutiny started and Delhi became the center of that mutiny. Then the British understood the importance of Delhi, and then they started to give important and proper importance to Delhi after 1857. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किया था कि जो भी इंडिया की टेरिटरीज थी उनके कंट्रोल में, जिनको हम ब्रिटिश टेरिटरीज कह रहे हैं, तो जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी दैट वाज डिवाइडेड इनटू some administrative units, and these administrative units were called presidency. So there were 3 administrative units, that is presidency. So first of all you must understand what is the meaning of presidency. Presidency is administrative units. Okay. तो
एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस से डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड जो किया गया था उसी को हम प्रेसिडेंसी कहते हैं। और एट दैट टाइम जैसा कि हमने कल देखा था, वॉरेन हेस्टिंग्स, जिनका जो इंडिया में कि गवर्नर जनरल फ्रॉम, ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1773 टू 1785। तो इस दौरान जो वो गवर्नर जनरल थे, काफ़ी उनका इंडिया में ब्रिटिश रूल जो है वो एक्सपैंड किया था, कई सारे टेरिटरीज को अनेक्स किया गया था। और हम देखते हैं कि इसमें 3 मेन प्रेसिडेंसी जो थे वो इंडिया में थे उस समय। बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। तो जो ब्रिटिश टेरिटरी थी उसको कुछ 3 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड किया गया था, विच वर कॉल्ड प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है। एंड ईच ऑफ दीज प्रेसिडेंसीज वर रूल्ड बाय गवर्नर। जो इस प्रेसिडेंसी का हेड होता था वो कौन होता था? वो गवर्नर होता था। और पूरी ब्रिटिश इंडिया का जो हेड होता था वो कौन होता था? वो गवर्नर जनरल होता था। ठीक है। तो ये जो प्रेसिडेंसीज है इसके हेड को, हेड ऑफ प्रेसिडेंसी, हु वाज द हेड ऑफ प्रेसिडेंसी, हेड ऑफ प्रेसिडेंसी वाज कॉल्ड गवर्नर। ओके। हेड ऑफ प्रेसिडेंसी जो थे वो गवर्नर कहलाते थे। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि सुप्रीम हेड जो था वो गवर्नर जनरल था। ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, जिसको हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो है वो स्टार्ट किए। ठीक है। अभी हम लोग उनको देखेंगे कि कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स स्टार्ट किए गए। यहाँ पर आपको एक और चीज जो यहाँ पे हमने लिखा, हेड ऑफ प्रेसिडेंसी वाज गवर्नर एंड हेड ऑफ, या फिर वी कैन से सुप्रीम हेड, सुप्रीम हेड ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पूरे ब्रिटिश इंडिया का सबसे जो ऊपर पोस्ट थी वो कौन सी थी? वो गवर्नर जनरल की थी। And who was the first Governor General of India? Warren Hastings was the first Governor General of India. Okay, from 1773 to 1785, he was the Governor General of India. And now we see that this वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई सारे रिफॉर्म्स, जैसा कि हमने देखा, स्टार्ट किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक नया सिस्टम ऑफ जस्टिस जो है वो इस्टेब्लिश की गई इंडिया में 1772 से। हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होते थे? 2 कोर्ट होते थे इन ईच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स भी क्या हुए? डिस्ट्रिक्ट्स आर ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। प्रेसिडेंसी के अंदर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स होते थे। तो हर डिस्ट्रिक्ट्स में 2 कोर्ट्स होते थे, एक क्रिमिनल कोर्ट हुआ और दूसरा जो है वो उसको हम कहते हैं सिविल कोर्ट। ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि ईच डिस्ट्रिक्ट was having 2 courts, है ना। टू कोर्ट्स कौन से? एक हो गया क्रिमिनल और दूसरा हो गया सिविल कोर्ट, है ना।
अब वी नो क्रिमिनल कोड जो होता है वो जैसे जो भी क्राइम होते हैं, जैसे चोरी, डकैती, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये सारे जो मैटर्स होते हैं वो क्रिमिनल में आते हैं। और सिविल में कौन से मैटर्स आते हैं? सिविल में जो मैटर्स आते हैं वो मोस्टली जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है ना, जिसमें कि खून खराबा नहीं है, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं है। प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स जो है मेनली सिविल कोर्ट में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दो कोर्ट्स होते थे, क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट। और इसके अलावा हम देखते हैं कि कोर्ट्स में मौलवीज होते थे और हिंदू पंडित्स होते थे। ठीक है, जो कि जैसे सिविल मैटर है। ठीक है, अब सिविल मैटर्स जो होते हैं वो तो जो भी कंट्री के डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनके अकॉर्डिंगली होता है। तो जैसे डाइवर्स का मैटर है, अडॉप्शन का मैटर है, ऑल दिस कम अंडर सिविल कोड। तो इसमें जो होते हैं कि जो रिलीजियस लीडर्स थे, लाइक हिंदुओं के पंडित हुए, मुसलमानों के मौलवीज हुए, तो यहाँ पर क्या होता था कि मौलवी और हिंदू पंडित होते थे जो कि जो भी यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है जिसको जजमेंट देना है ना, इस जो सिविल कोर्ट है इसमें इसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता था, इसमें जो जज होते थे दे वर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। ठीक है, सिविल कोर्ट में जो जजमेंट देने वाला हाईएस्ट अथॉरिटी होता था, ही वॉज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था ये यूरोपियन होता था। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वॉज यूरोपियन, लेकिन उनको कोई भी यहाँ के जो भी डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनके नियमों के बारे में ही वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग, है ना, क्योंकि वो तो यूरोपियन है, ब्रिटिश है। अब वो उसको तो कुछ भी नहीं पता है कि यहाँ के लोगों के क्या, जो धार्मिक डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनके क्या नियम कानून है। तो उन नियमों को इंटरप्रेट करने के लिए क्या होते थे, मौलवीज और पंडित्स होते थे। ताकि मौलवी जो है वो अगर कोई मुस्लिम मैटर आता है, किसी इस्लाम से जुड़ा हुआ कोई मैटर आता है, तो मौलवी उसको इंटरप्रेट करेगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। अगर कोई हिंदू का मैटर आता है तो पंडित उसको इंटरप्रेट करेगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। ठीक है, तो इस तरह से सिविल कोर्ट्स जो थे दे वर अंडर द district collector, and there was used to be Maulvis and Hindu Pandits to interpret Indian laws for the European district collector. Okay, and now we see what about the criminal courts. These criminal courts were under a Qazi and a Mufti. ठीक है, इसमें जो जिनको हम कह रहे हैं कि जो वर्डिक्ट देते थे वो काजी होते थे और मुफ्ती होते थे। दे वर कॉल्ड काजीज एंड मुफ्ती। ठीक है, लेकिन वो भी जो थे वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सुपरविजन में काम करते थे। ऐसा नहीं कि इनको पूरा का पूरा आज़ादी था, दे ऑल्सो वर्क अंडर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब काजी का क्या मतलब हुआ? काजी का मतलब होता है जज। जज के लिए ही जो उर्दू में टर्म है वो काजी है। ठीक है, और मुफ्ती क्या हुआ? मुफ्ती का मतलब हुआ एक ज्यूरिस्ट, जिसको कि न्याय के बारे में जानकारी है, न्यायवेत्ता जिसको हम कहेंगे, हु नोज द रूल्स ऑफ दीज जजमेंट के रूल्स को जो जानता है ना। ज्यूरिस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपाउंडिंग द लॉ that the काजी would administer। काजी जजमेंट दे दिया है ना, काजी इज द जज, और मुफ्ती जो है वो उसकी व्याख्या करता था, उसको इंटरप्रिटेशन करता था। तो काजी वॉज द जज एंड मुफ्ती वॉज द इंटरप्रेटर। तो जो क्रिमिनल कोर्ट होते थे दे वर्कड अंडर काजी एंड मुफ्ती। काजी वॉज देयर टू गिव जजमेंट एंड मुफ्ती वॉज देयर टू इंटरप्रेट द जजमेंट। एंड इन दोनों के काम को कौन सुपरवाइज करता था?
कलेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, यही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो कि सिविल कोर्ट्स में जजमेंट देते थे। क्लियर है? यहाँ पर हम सिर्फ ये देखना है, बस सिंपल सी चीज़ है। डिस्ट्रिक्ट में दो कोर्ट्स होते थे, एक क्रिमिनल कोर्ट, एक सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट में चोरी, डकैती, मारपीट, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये सारे केसेस आते हैं। सिविल कोर्ट में मोस्टली प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स आते हैं, डाइवोर्स और अडॉप्शन से रिलेटेड मैटर्स आते हैं, जिसमें किसी भी तरह का मारपीट वगैरह इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल कोर्ट था उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसका जजमेंट देता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यूरोपियन था, तो यूरोपियन को कोई भी नॉलेज यहाँ के लॉज के बारे में नहीं था, तो उनके लिए उनको इंडियन लॉ इंटरप्रिटेशन के लिए मौलवीज होते थे और हिंदू पंडित्स होते थे। और इधर जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उनमें काजी होता था जो कि जज होता था, जजमेंट देता था, और मुफ्ती होते थे जो कि जजमेंट को इंटरप्रेट करते थे। और ये दोनों काजी एंड मुफ्ती डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सुपरविजन में काम करते थे। दिस इज ऑल अबाउट द जुडिशियल सिस्टम विच वॉज प्रिवेलिंग एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। ये सारे जो चीज़ें हम देख रहे हैं ये ये ब्रिटिश कंपनी जो आई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उनके आने के बाद ही ये चेंजेस हुए, ठीक है। अब इसमें हम एक प्रॉब्लम आती थी। प्रॉब्लम ये थी कि जो भी पंडित्स, जिनको हम कह रहे हैं कि हिंदू पंडित्स वर देयर टू इंटरप्रेट द इंडियन लॉ टू यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, अब जो पंडित्स थे उनका इंटरप्रिटेशन जो होता था वो डिफरेंट होता था, ठीक है। जो लोकल लॉज होते थे डिफरेंट जगह के, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में जो पंडित होते थे वो जो लॉज का इंटरप्रिटेशन करते थे वो डिफरेंट होता था, क्योंकि हमारे अगर हिंदुइज्म में देखा जाए तो उस समय तक कोई भी किसी भी तरह का कोडिफिकेशन नहीं हुआ था, ठीक है। जो भी सोशल रूल्स और जो भी कोड्स ऑफ बिहेवियर थे वो सारे कुछ हमारे संस्कृत के टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली होता था, और उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो डिफरेंट होता था, ठीक है। एक ही चीज है, सेम थिंग इज रिटन इन दीज धर्मशास्त्रास, बट दीज वर इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाय द पंडित्स। वो लोकल जिस जगह पर है उस जगह से वो अफेक्टेड होता था। तो एक प्रॉब्लम ये आ रही थी, जो ब्रिटिश थे उनको जजमेंट एडमिनिस्टर करने में, कि जो एक ही लॉ है, सेम चीज़ है, बट इंटरप्रिटेशन डिफरेंट था डिफरेंट जगहों पर। तो ऐसे कंडीशन में यूनिफॉर्मिटी लाना बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि सेम प्रॉब्लम आ रही है दो जगह, उनके लिए जो जजमेंट आएगा वो डिफर कर जाएगा, क्योंकि उनको बताने वाले जो पंडित हैं, जो पंडित उनको इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं लॉज की, वो इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है, तो जजमेंट भी डिफर कर जाएगा। तो फिर ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसके पहले इंडिया में किसी भी तरह का सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं था जुडिशरी का, लोकलाइज्ड ही था। बट अब जबकि ब्रिटिश रूल आया और इन्होंने सेंट्रलाइज करने की कोशिश की, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आया कि देयर वाज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंडियन लॉ, ठीक है। इंडियन लॉ का इंटरप्रिटेशन में यूनिफॉर्मिटी नहीं रह गया, नहीं था ही नहीं। तो अब ये यूनिफॉर्मिटी कैसे आएगी? इस यूनिफॉर्मिटी को लाने के लिए 1775 में क्या किया गया कि 11 जो पंडित थे उनको ये बोला गया कि हिंदू लॉज को कंपाइल करिए, एक जगह पर जमा करिए, जितने भी हिंदू लॉज हैं उन सबको कंपाइल किया जाए, ताकि यूनिफॉर्मिटी आ जाए। जो ये डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो रहा है, एक ही लॉ का डिफरेंट इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं डिफरेंट पंडित्स, जिसके कारण जजमेंट डिफर कर रहा है, वो नहीं होना चाहिए। सो in order to bring uniformity, what was done that 11 pandits were given this task to compile a digest of Hindu laws। जितने भी हिंदू लॉज है उसको कंपाइल करिए, एक जगह पर जमा करिए, ठीक है। और इसमें हम क्या देखते हैं कि NB हालहेड जो थे, उन्होंने इस जो कंपाइल की गई हिंदू लॉ उसको उन्होंने इंग्लिश में
ट्रांसलेट किया। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको याद रखना होगा। सेवनटीन 1775 में 11 पंडित्स were given the task to compile a digest of Hindu laws, and this digest of Hindu laws was translated into English by N.B. Halhed. What he did? He translated the digest of Hindu laws into English. ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं कि मुस्लिम लॉ को भी कोडिफिकेशन, जिसको हम कहेंगे यूनिफॉर्मिटी, लाने की कोशिश किया गया, और 1778 तक एक कोड बन गया मुस्लिम लॉज का, जिसको कि उसको भी कंपाइल किया गया। मौलवीज ने सारे मुस्लिम लॉ को एक जगह पर जमा करके कंपाइल करके कोड बनाया। ठीक है, तो 1778 में मुस्लिम लॉ का भी कोड तैयार हो जाता है, और इस तरह से हम देखते हैं कि फिर एक और डेवलपमेंट होता है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। दिस एक्ट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, इंडिया के लिए जो भी नए रूल्स बनते थे, लॉज बनते थे, कौन बनाता था? दीज लॉज एंड रूल्स वर मेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो 1773 में ए रेगुलेटिंग एक्ट of 1773 was passed by the British Parliament, and according to this regulating act of 1773 a new Supreme Court was established. ठीक है, and this was established at Calcutta, क्योंकि उस समय सेंट्रल बंगाल ही था। ठीक है, सो एक नया सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश होता है, और साथ ही साथ एक कोर्ट ऑफ अपील, जिसको कि सदर निजामात अदालत कहा गया, वो भी कलकत्ता में ही सेटअप होता है। अपील की कोर्ट, सदर निजामात अदालत। ठीक है, तो ये सारे जो रिफॉर्म्स हम अभी जिसको डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे रिफॉर्म्स जस्टिस के फील्ड में लाए गए, जुडिशियरी के फील्ड में लाए गए हैं, है ना। तो ये सारे रिफॉर्म्स जुडिशियल रिफॉर्म्स के नाम से जाने जाते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इस एक्ट के अनुसार क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड, a new Supreme Court and a court of appeal, which was called, and a court of appeal which was called Sadar Nizamat Adalat. Which was called Sadar Nizamat Adalat. So a new Supreme Court and a Court of Appeal, which was called Sadar Nizamat Adalat, were established
at Calcutta. ठीक है. तो इस तरह से ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ अपील वाज एस्टैब्लिश्ड इन कैलकटा. ओके. एंड व्हाट वी सी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जैसे कि हमने देखा पूरे ब्रिटिश इंडिया का जो हेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, ही इज गवर्नर जनरल. Then the whole British India is divided into 3 presidencies: Bombay, Madras and Bengal. And the head of these presidencies, each of these presidencies were known as governor. अब इस presidency को different districts में divide किया गया था, और ये जो different districts हैं इनमें जो principal figure था, मतलब जो सबसे head था, head of the district was डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. ठीक है. और जैसे कि हम कलेक्टर, अगर हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यूज कर रहे हैं वर्ड, इसका मतलब क्या हो रहा है? कलेक्टर का मतलब हुआ वन हु कलेक्ट्स रेवेन्यूज एंड टैक्सेस. ठीक है. तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो मेन फंक्शन था was to collect taxes and revenue, and he was also there to maintain law and order, है ना. To maintain, it was also his prime duty to maintain law and order within the district with the help of judges, with the help of police officers and darogas. They all were there to help the district collector to maintain peace and law and order in the district. ठीक है. And his office, जहाँ पर district collector की जो office होती थी, that was known as collectorate. The office of the district collector was known as collectorate, and this collectorate was the main center of power in a district, है ना. सब एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस था वो यही होता था, कलेक्टोरेट ही होता था. एंड वी सी दैट जो पहले के जो सिस्टम थे वो धीरे धीरे करके ख़त्म होते जाते. तो यहाँ पर आपको ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो हमने अभी समझा. प्रिंसिपल फिगर, principal figure in a district was district collector. Okay, what was his main function? His main function was to collect taxes and revenues, and the second function was to maintain law and order. ठीक है. तो ये जो था वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का मेन फंक्शन होता था, और ये सारे चेंजेस एडमिनिस्ट्रेशन में आए. ठीक है. जो भी हमने अभी डिस्कस किया, जुडिशियल रिफॉर्म्स जो भी आए, जो भी जुडिशियल चेंजेस आए, देन प्रेसिडेंसीज बने, प्रेसिडेंसी के अंदर डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ऑल दीज आर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स विच वॉज डन ड्यूरिंग द रूल ऑफ द company. Okay, and now we see that some reforms were also came in the army, the company army, है ना. आर्मी में भी बहुत सारे चेंजेस आए, जो प्रिवेल कर रहा था उसमें बहुत सारे चेंजेस आए. तो अब हम लोग देखेंगे कि आर्मी में, कंपनी की आर्मी में क्या क्या चेंजेस आते हैं.
So the company army. Okay, so we will continue this discussion about the company army in the next class.